नमस्ते बच्चों, मैं आपका जीतू भैया आपके और मेरे फोरम चैनल में स्वागत है। ओके, तो बायोटेक एप्लीकेशन में हमने फर्स्ट वीडियो कर लिया है। अब सेकंड वीडियो हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी बढ़िया होने वाला है ये। तो सबसे पहले देखो, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs। ओके, तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी के वजह से जब ये टेक्नोलॉजी आया, हम इसके वजह से ना काफ़ी मतलब अलग अलग प्रकार के दवाई अभी बनाना स्टार्ट कर दिए। ओके, एंड further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses as is common in case of similar products isolated from non-human sources। ओके, इसका मतलब क्या है कि इन ड्रग्स का जो ह्यूमन सिस्टम पे है ना, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि सेम ड्रग्स जो ओल्डर मेडिसिन से, मतलब जो नॉन ह्यूमन सोर्स से बनता था। ओके, सेम ड्रग, सपोज करो अभी मैंने एक इंसुलिन बनाया बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और वो पहले का जो इंसुलिन था जो नॉन ह्यूमन सोर्स से आया था, तो ये जो बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंसुलिन था ना, वो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता था हमारे इम्यून सिस्टम पे। एंड जो नॉन ह्यूमन सोर्स जैसे पिग्स हो गया, वो उनसे जो इंसुलिन आइसोलेट किया था वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता था। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ये एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फ्रॉम ह्यूमंस यूज द वर्ल्ड ओवर। ओके, मतलब पूरे दुनिया में अब तक 30 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स को ह्यूमन यूज़ के लिए अप्रूव किया गया है, जिसमें से 12 मार्केट होता है इंडिया में। ओके, 12 क्या होता है, अवेलेबल है इंडिया में, ये समझें। अब आते हैं हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पे। तो आपको ये पता होगा कि डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत होती है ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो पहले क्या था, ये जो इंसुलिन था ना, पहले चलो ये पैराग्राफ देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। और आप अगर कोई मतलब डायबिटीज़ पेशेंट है तो वो उन्हें टाइमली ये इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का। ओके, तो ये पहले जो इंसुलिन था ना, ये कहाँ से आइसोलेट होता था, कैटल एंड पिग से, कैटल एंड पिग के पेनक्रियास से एक्सट्रैक्ट होता था। बट ये एलर्जी या रिएक्शन कॉज कर देता था। ओके, इफ़ यू डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल। Will the insulin isolated from the other animal be just as effective as secreted by the human body itself? ओके, तो नहीं, इसमें क्या हो जाता था, एलर्जी हो जाता था किस मोस्टली लोगों को। ओके, नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वेर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अगर सोचो एक बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगा, वो भी ह्यूमन इंसुलिन, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ सोचो ना कितना फटाफट होता है, तो हमारे पास कितना ढेर सारा इंसुलिन तुरंत ही आ जाएगा। समझे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पीपल और नॉट। आपको पता है इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट को हम इंजेक्शन के रूप में देते हैं, क्यों ऐसा ओरली क्यों नहीं देते, इतना तकलीफ क्यों, उनके हाथ में छोटे छोटे छेद हो जाते इतना। तो अगर हम इसको ओरली देंगे ना, तो इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, वो स्टमक में जाके फिर प्रोटीएज और पेप्टिन रिलीज होगा एंड वो उसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, तो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। इसलिए हम उसको ब्लड के थ्रू, मतलब इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं। समझे। तो देखो यहाँ पे इंजेक्शन यूज्ड फॉर इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। ओके, स्लॉटर्ड कैटल और पिग्स मतलब जिनको हम मार देते, उनसे उनके उनके पैनक्रियाज से हम पहले इंसुलिन को आइसोलेट करते थे। ओके, इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स थ्रू कॉज सम पेशेंट डेवलप्ड एलर्जी एंड अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। अगर ऑब्वियसली बात है, हमारे बॉडी में बाहर का कुछ भी जाता है, ओके, इंसुलिन उनका और हमारे में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, बट वो फॉरेन बॉडी है, मतलब फॉरेन प्रोटीन है, तो वो हमारे बॉडी में जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा बॉडी उसके लिए रिएक्शन करेगा।
इस्नोफिल रिलीज होगा, मैक्रोफेजेस रिलीज होगा उसको ख़त्म करने के लिए, तो उसके वजह से एलर्जी रिएक्शन हो जाता था। ये समझे। अब इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंसुलिन कंटेन ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और दोनों चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से ऐसा बने रहते हैं। ओके, चेन ए और बी, इस चेन को ए बोलते हैं, इस चेन को बी बोलते हैं, लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रीचेस। ये समझे। अब देखो यहाँ अब प्रॉब्लम आएगा। तो देखो इंसुलिन जो होता है ना ह्यूमन में, वो भी एक प्रो हार्मोन की तरह होता है। मतलब जब उसका काम नहीं होता है तो वो इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, एंड जब उसका काम होगा तो प्रो हार्मोन से हार्मोन बन के अपना काम करेगा। ओके, मतलब उसको प्रोसेस्ड होना पड़ेगा बिकम टू बिकम फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन विच कंटेन अ एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। मतलब ये हमारा ए चेन है, ये बी चेन है, ये एज अ सी चेन रहेगा। ओके, इसका मतलब ये जो सी चेन रहेगा ये एक प्रो हार्मोन है, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ये समझे। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है इसको बनाने में। द सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। और ये कब रिलीज होता है? ये अभी प्रो इंसुलिन है, अगर ये इंसुलिन बनेगा तब जाके ये रिलीज हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा एक्टिवेशन फॉर्म ऑफ इंसुलिन। The main challenge for production of insulin using rDNA technique was getting insulin assembled into a mature form. अब मेन प्रॉब्लम देखो, यही एक प्रॉब्लम हो गया था कि इंसुलिन हम बनाएंगे बट मैच्योर फॉर्म में कैसे उसको सीधे बना देंगे। ओके, मतलब सी पेप्टाइड रिमूव करना था, ये एक प्रॉब्लम बन गया था। सी पेप्टाइड रिमूव कैसे करें? तो 1983 में एले लिली करके एक कंपनी है, ओके, अमेरिकन कंपनी। 1983 में जिस साल हम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उस साल एले लिली करके एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उन्होंने 2 सेपरेट डीएनए का सीक्वेंस बनाया, ए और बी। तो चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस दैम इन प्लास्मिड ऑफ ई कोलाई। तो उन्होंने क्या किया? प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी, ओके, चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस दैम इन प्लास्टिड ई कोलाई। ये समझे यहाँ तक। उन्होंने ए और बी चेन दोनों अलग अलग बनाया, फिर ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया, और फिर बाद में क्या किया? चेन ए और बी को अलग बना के बाद में एक्सट्रैक्ट किया दोनों को ई कोलाई से और कंबाइन कर दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के मदद से। तो ये हमारा बन गया ह्यूमन इंसुलिन। समझे यहाँ पे क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट था? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ह्यूमन इंसुलिन भी प्रो हार्मोन की तरह रहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, चलो अब आते हैं हम जीन थेरेपी पे। तो जीन थेरेपी क्या होता है? सबसे पहले तो ये, तो देखो जीन थेरेपी एक ऐसा टेक्निक है जो हेरिडेटरी या तो जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, हेरिडेटरी मतलब जो बचपन से मतलब सपोज करो मैं, हेरिडेटरी मतलब जेनेटिक बीमारी जो बचपन से या तो अपने दादा परदादा से हमें आता है, इनबॉर्न मतलब बचपन में ही आ जाता है वो। ओके, कैन करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिजीज? ये क्वेश्चन है कि अगर वो जेनेटिक डिजीज है तो क्या वो ठीक हो सकता है? ओके, तो जीन थेरेपी उसका एक अटेम्प्ट है वो करने का। तो जीन थेरेपी क्या होता है? अलग अलग मेथड, मतलब अलग अलग मेथड वो ये करता है, क्या बोलते हैं, अलग अलग मेथड से वो कोशिश करता है कि ये जो जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ वो ठीक कर सके चाइल्ड या तो एम्ब्रियो फेज में ही। ओके, तो देखो ये जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज। इसमें हम क्या करते हैं, एक अच्छे जीन को जो डिजीज़ वाले पर्सन रहते हैं उनके सेल में डाल देते हैं। ओके, या तो टिश्यू में डाल देते हैं वो उसको ठीक करने के लिए। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कॉम्पेंसेट फ्रॉम द नॉन फंक्शनल जीन। मतलब ऑब्वियसली उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका कुछ जेनेटिक, उसके जीन में कुछ तो नॉन फंक्शनल जीन होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करते हैं जेनेटिक थेरेपी में, क्या करते हैं, जो अच्छा जीन होता है नॉर्मल जीन वो हम इंडिविजुअल पर्सन के अंदर या तो उसके एम्ब्रियो में डाल देते हैं। ओके, जिससे वो ठीक हो सके। तो फर्स्ट
क्लिनिकल जो ये फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, मतलब पहली बार जीन थेरेपी 1990 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 साल के लड़की के ऊपर। ओके, और उस लड़की को कौन सा था डेफिशिएंसी? एडिनोसाइन डी एमिनेस डेफिशिएंसी, ये याद रखना। फर्स्ट जीन थेरेपी क्या हुआ था? 1990 में हुआ था, 4 साल की लड़की के ऊपर। उसको एडिनोसाइन डी एमिनेस डेफिशिएंसी था। ओके, और ये जो एंजाइम है वो क्या रोल प्ले करता है? क्रूशियल फॉर ह्यूमन इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ओके, इस एंजाइम का क्या है? ह्यूमन इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने में मदद कर। ओके, तो इस डिजीज़ को हम एडीए के साथ ये भी बोलते हैं, एडीए स्किड, क्योंकि ये इम्यून को क्या कर देता है? इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देता है। ओके, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। सीवियर, इसका मतलब होता है स्किड का सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ओके, तो डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ अ जीन फॉर एडिनोसाइन डी एमिनेस, मतलब उसके जीन से ये एंजाइम का जीन ही ये हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो ये एंजाइम बॉडी में बन ही नहीं पाता है। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन क्योर by bone marrow transplantation. In other, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection. तो अब किसी किसी पेशेंट में इसका इलाज कैसे हम ढूंढने लगे? सबसे पहले हमने क्या किया, एक पेशेंट में बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। ओके, उनके बोन मैरो आपको पता है ये बनाता है, ब्लड सेल्स बनाते हैं। ओके, तो उसका ट्रांसप्लांटेशन कर दिया कि अगर मैं नया बोन मैरो डाल दूंगा तो उसमें एडीए सिंथेसाइज होगा। एंड किसी किसी में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दिया गया। ओके, मतलब जो एंजाइम नहीं बना रहा है तो हम बाहर से उस एंजाइम को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, बाय इंजेक्शन, ये समझे। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये कंप्लीटली क्योर नहीं है, समझे। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दिस अप्रोच, दे आर नॉट कंप्लीटली क्योर। दो अप्रोच हमने देखा, दोनों कंप्लीटली क्योर नहीं है। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड सेल्स ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड। अभी देखो, हम जीन थेरेपी की बात करते हैं अच्छे से। अब मैं थर्ड स्टेप क्या कर रहा हूँ, एक जो पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट से, ओके, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ पेशेंट, ब्लड से लिम्फोसाइट्स निकाल लिया और कल्चर बाहर उसको ग्रो किया। फिर क्या किया मैं, उसमें एक फंक्शनल एडीए, ओके, फंक्शनल एडीए cDNA इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट। ओके, फिर पेशेंट में हम उसको वापस से डाल देते। तो इसमें हम क्या किए, पेशेंट के बॉडी से वाइट ब्लड सेल्स निकाले लिम्फोसाइट, ओके, उनके ब्लड से, एंड उसको बाहर कल्चर में ग्रो किया। फिर उसमें फंक्शनल एडीए हम पुट कर देंगे, किसके किसके थ्रू? एक वेक्टर के थ्रू, रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पुट कर देंगे उस लिम्फोसाइट में, एंड उसको ग्रो करेंगे, एंड वो वापस हम पेशेंट में डाल देंगे। बट सी, यहाँ पे बात क्या आ जाता है कि ये इमॉर्टल नहीं होता। आपको पता है WBC या लिम्फोसाइट हमेशा नहीं रह सकते, तो एक टाइम पे आके वो WBC खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमें ये प्रोसेस बार बार क्या करना पड़ेगा? पीरियोडिक इन्फ्यूजन, बार बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, ये समझे, हमें ये प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा। लिम्फोसाइट को बाहर निकालो, उसमें फंक्शनल एडीए डालो, फिर उसको वापस पेशेंट में डालो। ओके, लेकिन अब देखो ये, हाउएवर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट कुड बी परमानेंट क्योर। अगर फंक्शनल एडीए जीन को एम्ब्रियो के अर्ली स्टेज में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो ये डिजीज परमानेंटली क्योर हो सकती है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। अगर फंक्शनल एडीए को आपने क्या किया, एम्ब्रियो के अर्ली स्टेज में ही इंट्रोड्यूस कर दिया, ओके, मैरो सेल्स में, तो फिर ये परमानेंटली क्योर हो सकता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जेनेटिक मॉडिफिकेशन फ्यूचर सेल्स में भी पास ऑन हो जाती है। समझे ये, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, तो एंड हमने एडीए पहले ही डाल दिया तो वो मॉडिफाई हो जाएगा, फ्यूचर स्टेज में वो मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब उसका जीन वो पूरा पढ़ लेगा सीक्वेंस।
समझे ये, इसलिए ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है यहाँ पे, समझे। हम अब आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे। ओके, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब क्या? यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या? किसी भी डिजीज का सही ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल होता है जब वो डिजीज जल्दी पता चल जाए हमें। ओके, अर्ली डायग्नोसिस एंड और हम उसके पैथोफिजियोलॉजी मतलब डिजीज का कैसा इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी पे उसको समझ जाए। अगर डायग्नोसिस लेट होगा तो डिजीज क्या हो जाएगा? सीवियर हो जाता है, तो ट्रीटमेंट उसका मुश्किल हो जाता है। ये लाइन समझे। ओके, तो अब सेकेंड लाइन देखो। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस जैसे सीरम एंड यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल डायग्नोसिस मेथड जो है, मतलब जो हम अब करते आ रहे थे, जैसे ब्लड टेस्ट करना, यूरिन टेस्ट करना, सीरम एनालाइज करना, ओके, तो ये डिजीज़ का अर्ली स्टेज नहीं पता कर सकता पूरे बॉडी में। जब तक डिजीज़ फैलता नहीं है, यूरिन तक डिजीज़ फैलता नहीं है या ब्लड तक डिजीज़ फैलता नहीं है, तब तक ये डिटेक्ट नहीं कर सकता कि बॉडी में कोई डिजीज़ भी है। ओके, तो इससे हमें मतलब ये इससे हमें हमारे बॉडी को क्या होता है? भारी नुकसान हो जाता है। ओके, इसलिए हमें ऐसा मेथड चाहिए जो डिजीज़ को इनिशियल स्टेज में ही डिटेक्ट कर सके। तो उस मेथड के लिए कुछ मेथड है अभी जो अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से निकल के आया, जैसे कि RDNA, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा। ये 3 टेक्निक है जो अर्ली डायग्नोसिस करता है। याद रखना, MCQ में 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा अर्ली डायग्नोसिस नहीं करता। ओके, तो ये 3 टेक्निक जैसे RDNA, इसमें जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA को हम एनालाइज किया जाता है। ओके, एनालाइज करते हैं डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। पॉलीमरेज में क्या करते हैं? हम एक DNA को उठाते हैं, चाहे वो बाल का हो, नाखून का हो, उसको एम्पलीफाई करते हैं। ओके, एम्पलीफाई करते हैं तो हमें छोटी से छोटी अमाउंट का भी पैथोजन वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है। एलिसा में क्या होता है? ये एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन के बेसिस पे पैथोजन हम डिटेक्ट करते हैं। ओके, ये समझे। अब देखो ये लाइन presence of pathogen, bacteria या virus is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom। इसका मतलब क्या? नॉर्मली किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का प्रेजेंस तब भी सस्पेक्ट होगा। ओके, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का डिजीज कब सस्पेक्ट होगा? जब वो अपने बॉडी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाया है। ओके, समझे। जब तक वो सिम्टम्स नहीं दिखाया है तब तक वो पैथोजन बॉडी में डिटेक्ट नहीं होगा। एंड अगर वो सिम्टम्स दिखा दिया है तो मतलब इसका क्या है कि वो बॉडी में मल्टीप्लाई हो चुका है। ये समझे। बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन दी बॉडी। अगर वो सिम्टम्स दिखा दिया मतलब पैथोजन मल्टीप्लाई काफ़ी हो गया। However, very low concentration of bacteria or viruses at time when the symptoms of disease are not yet visible can be detected by amplification of the nucleic acid by PCR। ओके, मतलब PCR एक ऐसा टेक्निक है जो डिजीज़ को अर्ली स्टेज में भी पैथोजन को डिटेक्ट कर लेता है। अगर बॉडी में पैथोजन है, सपोज करो बॉडी में पैथोजन का DNA और RNA है बहुत कम, ओके, बट प्रेजेंट है, तो PCR उसको इतना एम्पलीफाई करेगा, इतना एम्पलीफाई करेगा, इतना एम्पलीफाई करेगा कि उसका DNA और RNA भी डिटेक्ट हो जाएगा अर्ली स्टेज पे। समझिए, तब हम उसका इलाज कर सकते हैं अगर अर्ली स्टेज पे ही हमें पता चल गया तो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दो, कैन यू एक्सप्लेन हाउ PCR कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ DNA। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि PCR DNA को एम्पलीफाई करने का काम करता है। ओके, सो अगर किसी पेशेंट के सैंपल में पैथोजन का DNA या RNA थोड़ा सा भी प्रेजेंट होता है तो PCR उस DNA को मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब एकदम जूम 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 एकदम अंदर तक चले जाता है। और जितना कॉपीज बनेगा उसका, जितना हम उसको जूम करेंगे, उतना उस पैथोजन का डिटेक्शन का प्रोबेबिलिटी, चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। समझिए। PCR इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। ओके, आपको पता है HIV क्या होता है, जो जिससे हमें एड्स होता है। तो अर्ली डिटेक्शन मतलब PCR क्या करता है, उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेता है HIV को, क्योंकि आपको पता है HIV का जो RNA बॉडी होता है, ओके, इनिशियली में बहुत कम होता है
एंड इनिशियली में उसका सिम्टम्स हमें डिटेक्ट भी नहीं होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि उसका आरएनए क्वांटिटी बहुत कम होता है। ओके 6 महीना लगता है किसी में 8 महीने, 1 साल। तो पीसीआर उस HIV आरएनए को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करके वायरस का कन्फर्मेशन प्रेजेंट कर देता है, मतलब उसका प्रेजेंस कंफर्म कर देता है। ओके समझिए। इट इज़ बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। तो अब जो कैंसर पेशेंट है, ओके, तो कैंसर पेशेंट में जो मतलब उनके जीन में म्यूटेशन हुआ है, उसके वजह से जो कैंसर हुआ है, वो भी पीसीआर तुरंत ही डिटेक्ट कर देता है। तो ये एक पावरफुल टेक्निक है जेनेटिक डिसऑर्डर को पहचानने के लिए, वो भी इनिशियल स्टेज में सबसे तो पहले। अब देखो, a single stranded DNA or RNA tagged with radioactive molecule probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography। इस मेथड में जो रेडियो एक्टिव प्रोब है, मतलब सपोज करो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए है, उसे यूज़ किया जाता है टारगेट जीन के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बाइंड करता है। ओके सपोज करो ये टारगेट जीन है, HIV वायरस का ये जीन है। ओके ये मेरा वायरस का जीन है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जीन को क्या करूँगा, मिला दूंगा, और ये मेरा प्रोब है, रेडियो एक्टिव प्रोब। तो अगर सपोज करो ये वायरस ले लो या म्यूटेशन जीन ले लो, अगर ये म्यूटेशन है, अगर ये जीन म्यूटेट कर लिया है, ओके, और इसको अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बाइंड करने लेके जाऊँ तो ये बाइंड नहीं होगा। ओके और ये बाइंड अगर नहीं हुआ तो ये ऑब्वियसली ये फोटोग्राफिक प्लेट पे नहीं दिखेगा, फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं दिखेगा। बाइंड नहीं हुआ तो फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं दिखेगा, समझिए। एंड हमें पता चल जाएगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है वो म्यूटेटेड है। ओके वायरस नहीं, म्यूटेशन के लिए हम खोजते हैं ऐसा। देखो, द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। हमने तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब भेजा था, रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब, कि भाई जाके उससे तो जुड़ जा, बट यहाँ तो ये म्यूटेशन कर लिया है तो ये इससे जुड़ेगा ही नहीं, और अगर ये इससे जुड़ेगा नहीं तो ये प्रोब फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखेगा। समझे, यहाँ तक समझे? ओके और ये एक इफेक्टिव मेथड है जेनेटिक म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए। अब देखो, एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन क्या होता है, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबायोटिक सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। अब इसका मतलब क्या है, जो एलिसा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ये आपको पता है, और ये किस बेसिस पे फंक्शन करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के फंक्शन में। अगर किसी पेशेंट के ब्लड में एंटीजन हो, ओके, एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है तो एलिसा उसे डिटेक्ट कर लेता है, मतलब प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन उसका प्रेजेंट होता है तो एलिसा उसे डिटेक्ट कर लेता है। ओके तो इस टेस्ट में क्या होता है, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी यूज करते हैं हम, जो स्पेसिफिक एंटीजन या तो एंटीबॉडी से बाइंड कर लेता है। ओके समझिए, एलिसा वो कैसा करता है, सपोज करो अभी एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने बोला कि उसका अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ सपोज करो एक पेशेंट का, तो मैं क्या करूँगा, उसके बॉडी में ना एंटीजन डालूंगा, अलग अलग एंटीजन डालूंगा, अलग अलग प्रोटीन डालूंगा, एंड जो एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड कर लेता है तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें क्या दिक्कत है। और ये इनिशियल फेज, उसको सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं आ रहा। ओके समझे, फ्री चेकअप में हो जाता है ये। हम जब फ्री चेकअप करने जाते हैं एलिसा का तो ऐसे ही टेस्ट होता है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या है। ओके तो ऐसे एनिमल जिनका डीएनए को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। ओके जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनमें एक एक्स्ट्रा मतलब फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं। ओके मतलब सपोज करो एक एनिमल है, उसके पास डीएनए है, उसके डीएनए को मैं मैनिपुलेट करूँगा बाहर का डीएनए डाल के, एक्स्ट्रा फॉरेन जीन या डीएनए डाल के। ओके उन एनिमल को हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं।
समझे? मतलब इनका जीन जो होता है ना, इनका जीन में ह्यूमन या तो किसी स्पीशीज का जीन डाल दिया जाता है, ओके। सो एक नया प्रोटीन बनता है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है, और जो प्रोटीन हमें चाहिए वो प्रोटीन बन जाता है। सपोज करो हमें इंसुलिन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन इंसुलिन बनाना, तो ह्यूमन का जीन उसमें उस एनिमल में डाल देंगे। जैसे कि एनिमल का नाम यहाँ पे रैट हो गया, रैबिट हो गया, पिग्स हो गया, शीप हो गया, काऊ हो गया और फिश हो गया। ये एग्जाम्पल भी आपको पढ़ना है, समझे? और इसमें एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 95% हम किसको यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में, माइस को, ओके। माइस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने हर मूवी वगैरह में भी देखा होगा, चूहा रहता है जाली में। चलो अब आते हैं हम, वाई दिस एनिमल आर बीइंग प्रोड्यूस, हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन आता है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल को हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन का ह्यूमन को फायदा है, ओके। समझ रहे हो? अब फायदा क्या क्या है वो हम ये पूरे पैराग्राफ से समझेंगे। चलो सबसे पहले आते हैं हम नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या लिखा है देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलो द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब इसको समझते हैं। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है ना, ट्रांसजेनिक एनिमल, ओके, को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि, मतलब ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि साइंटिस्ट ये समझ सके कि जीन का रेगुलेशन कैसा हो रहा है बॉडी में, ओके। जीन का रेगुलेशन कैसा हो रहा है, ओके, बॉडी में कैसा फंक्शन कर रहा है और कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, समझे? ये मतलब सपोज करो मैंने एक जीन बनाया, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने एक जीन बनाया, मुझे उसका इफेक्ट जानना है कि बॉडी में कैसा इफेक्ट शो करेगा, नॉर्मल शो करेगा कि नहीं, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। तो मैं उसे उसके लिए एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाऊंगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा, समझे? एग्जाम्पल के लिए देखो क्या दिया है यहाँ पे, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ओके। जैसे इंसुलिन का ग्रोथ फैक्टर को यहाँ पे समझाया गया है। तो सपोज करो मैं एक इंसुलिन का जीन लिया और एक ट्रांसजेनिक एनिमल में इंसर्ट किया, तो उसके उसके रिएक्शन से, मतलब वो ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या रिएक्शन हो रहा है, बॉडी में कैसा काम कर रहा है, इंसुलिन काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, वो मुझे पता चल जाएगा, ओके। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट्स इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। इसका मतलब क्या, अगर किसी और स्पीशीज का जीन इंसर्ट करके ग्रोथ फैक्टर को मॉडिफाई किया जाए, ओके, किसी और स्पीशीज का जीन हम किसी और स्पीशीज में इंसर्ट करके उसके ग्रोथ फैक्टर को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो उसको बायोलॉजिकल इफेक्ट के स्टडी, ओके। अगर हम किसी, सपोज करो एक इंसान है यहाँ पे, सपोज करो एक स्पीशीज है ये, इस स्पीशीज का जीन अगर मैं इस स्पीशीज में डाल देता हूँ, ओके, इस स्पीशीज का जीन मैंने क्या कर दिया, उठा के इस स्पीशीज में डाल दिया, एंड इस स्पीशीज में प्रॉपरली ग्रोथ हो रहा है, मतलब कुछ समस्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो इससे मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो जीन मैंने यहाँ पे डाला है, इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इसमें क्या तकलीफ होगा, क्या अच्छा होगा, मतलब सब मुझे समझ में आने लगेगा, ओके। तो ये स्टडी, एक जीन का स्टडी करने के लिए भी काफ़ी काम आ जाता है, या कुछ भी चीज़, हम इंसुलिन बना रहे हैं या कोई दवा एंटीबायोटिक बना रहे हैं, समझे? अब देखो स्टडी ऑफ डिसीज पे आते हैं हम। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज, ओके। तो बहुत सारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स डिजीज़ के स्टडी के लिए काम होता है। साइंटिस्ट मतलब उसमें ये देखते हैं कि ये जीन्स किस तरह से डिजीज़ का डेवलपमेंट करता है ताकि नए ट्रीटमेंट डेवलप कर सके, समझे? ओके। These are specially made to serve as the model for human disease so that investigation of new treatment for the disease is made possible. तो सेम ऐसे ही जब कोविड-19 आया था, तो कोविड वायरस अलग अलग ट्रांसजेनिक एनिमल में पुट किया गया एंड उसका सिम्टम्स नोट डाउन किया गया कि ये सिम्टम्स हो रहा है, वो सिम्टम्स हो रहा है, एंड उसी तरह से हमें पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, एंड
उस सिम्टम्स के थ्रू ही हमने फिर उसका वैक्सीन बनाना भी क्रिएट किया, जो कि नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिथमॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर। आज के टाइम में ट्रांसजेनिक एनिमल किसके लिए यूज़ होता है? कैंसर के लिए यूज़ होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए यूज़ होता है, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का यूज़ होता है, और अल्जाइमर जैसे डिजीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, और इसके थ्रू ये यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, इसमें मेडिसिन बना रहे हैं उसका। समझ रहे हो? अब आते हैं हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पे। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफ्टन एक्सपेंसिव टू मेक। अभी क्या होता है देखो, ह्यूमन डिजीज़ का ट्रीटमेंट के लिए, मतलब ह्यूमन डिजीज़ का ट्रीटमेंट के लिए ओके, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनाने में काफ़ी महंगा हो जाता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल इस तरह बनाया जाता है कि वो ह्यूमन प्रोटीन या जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो आसानी से बना सके। समझ रहे हो? जैसे अगर मुझे एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है ह्यूमन का, तो उसको बनाने में बहुत खर्चा हो जाएगा। तो हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए ऑफ द जीन which codes for a particular product such as human protein alpha 1 and antitrypsin used to treat एम्फीसीमा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हमने एक प्रोटीन बनाया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो एम्फीसीमा लंग के डिजीज को ट्रीट करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। और वही अगर मैं बिना ट्रांसजेनिक जीन का बनाता ये, तो मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत पैसे भी खर्च होते हैं। सिमिलरली दूसरा अटेम्प्ट दिया गया फिनाइल कीटोयूरिया को ठीक करने के लिए एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस को ठीक करने के लिए। ओके, ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू ये डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। मतलब अभी तक ऐसा नहीं है कि बन चुका है, अटेम्प्ट है ये, अटेम्प्ट, कोशिश की जा रही है। इन 1997, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1997 में हमने फर्स्ट ये बनाया, क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक काऊ बनाया रोजी, जो 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन इनरिच मिल्क प्रोड्यूस करती थी। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, याद कर लेना आप। रोजी 1997 में रोजी नाम का काऊ है, जो ट्रांसजेनिक काऊ है, जो 2.4 ग्राम दूध प्रोड्यूस करती थी, 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन इनरिच दूध प्रोड्यूस करती थी। एंड उसमें कौन सा प्रोटीन होता था? अल्फा लैक्टेब एल्बुमिन। ओके, अल्फा लैक्टेब एल्बुमिन एंड was nutritionally a more balanced product for human babies than a natural cow milk। काउ मिल्क से भी काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन के लिए ये दूध काम करता था। अब आते हैं हम वैक्सीन सेफ्टी के लिए। आपको पता है कोई भी वैक्सीन ह्यूमन को देने से पहले ट्रांसजेनिक माइस पे टेस्ट किया जाता है उसका सेफ्टी कंफर्म करने के लिए। ओके, तो यही दिया है इसमें, ट्रांसजेनिक माइस आर डेवलप फॉर यूज इन टेस्टिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। ओके, अब आते हैं हम केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। This is known as toxicity safety testing. The procedure is same as that used of the testing toxicity of drugs. अब इसका मतलब क्या है कि टॉक्सिसिटी मतलब किसी भी केमिकल का, सपोज करो एक केमिकल या ड्रग है उसे हम बनाते हैं, तो उसका टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, मतलब वो हार्मफुल है कि नहीं है, वो हमें टेस्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये मतलब हर ड्रग का ये टॉक्सिसिटी टेस्टिंग हर ड्रग्स का होता है। कोई भी आप ड्रग्स बनाते हो ना, तो हर ड्रग्स का टॉक्सिसिटी टेस्टिंग होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसजेनिक एनिमल में एक ऐसा जीन डाल देते हैं। सपोज करो मैंने एक ड्रग्स बनाया, ओके, ये किसी स्पेसिफिक चीज़ से टॉक्सिसिटी हो सकता है, तो मैं एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाऊंगा, उसमें वही जीन डाल दूंगा। एंड अगर ये जब केमिकल उस ट्रांसजेनिक एनिमल में डालूंगा तो उसका इफेक्ट ऑब्वियसली सेंसिटिव रहेगा, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो मैं स्टडी कर पाऊंगा कि मुझे अब क्या करना है। ओके, जैसे हम एक ड्रग्स खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है, तो उस साइड इफेक्ट के लिए क्या करते हैं डॉक्टर, एक और ड्रग्स दे देते हैं। समझे? तो ये भी एक प्रकार का ऐसी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग हो जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड टू कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल।
They are then exposed to toxic substance and effect studied. Toxicity testing in such animal will allow us to obtain result in less time. अब आते हैं हम एथिकल इशू. ओके, सो एथिकल इशू क्या है वो हम देखते हैं. द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन. ऑब्वियसली देखो, आपने बहुत सीरियल्स वगैरह भी, शक्तिमान भी देखे रहोगे, उसमें डॉक्टर जैकॉल था. वो क्या करता था, विदाउट परमिशन एक्सपेरिमेंट करता था और अलग अलग प्रजाति बनाता रहता था. तो अगर हमने ये मॉडिफिकेशन मतलब प्लांट में हो गया, एनिमल में हो गया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए या प्लांट में जीन मैनिपुलेशन किए, तो अगर ये विदाउट रेगुलेशन किए ना, तो ये तो पहले एथिकल रूल के अगेंस्ट जाएगा. ओके, एंड ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है ऑर्गेनिज्म में या तो ह्यूमन में. समझे, सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए एथिकल रूल इसलिए हम रखे हैं बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का कि ये एक वेल परमिशन, मतलब जिनके पास लाइसेंस है वही कर सकते हैं. ओके, डीएनए मैनिपुलेशन या तो कोई एक्सपेरिमेंट, ट्रांसजेनिक एनिमल रखना या बनाना. ओके, गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी of such issue, the biological significance of such things is also important. Genetic modification of an organism can have unpredictable results which such organisms are introduced in the ecosystem. अगर उस सपोज करो मैंने जेनेटिक मॉडिफाइड कर दिया एक प्लांट को और उसको छोड़ दिया इकोसिस्टम में, मतलब जाके एक लैंड पे जाके उसको उगाने लगा, पता चला वो प्लांट के वजह से उसमें जीन मैनिपुलेशन अच्छे से नहीं हुआ है, उसके वजह से पूरा बंजर ज़मीन हो गया. हो सकता है. या तो एक जानवर को मैंने बनाया, ओके, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, उसमें एक वायरस डाल दिया और उसको छोड़ दिया, पता चला वो वायरस पूरे दुनिया में फैल गया. ओके, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेटअप किया है GEAC का. ये याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी, मतलब ये कम्युनिटी ही अप्रूवल दे सकती है कि हाँ भाई आप बना सकते हो, नहीं आप नहीं बना सकते हो. which make decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism for public services. and direct कोई भी हम रिसर्च करते हैं, GM प्रोड्यूस करते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड करते हैं, तो और उसको सीधे पब्लिक में नहीं छोड़ते, उसका बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया जाता है, बहुत लेवल का रिसर्च होता है, टेस्टिंग होता है. द मॉडिफिकेशन यूसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल has also created problem with patent granted for the same. अब एक बात क्या आ गया है कि जो हम बना रहे हैं, ओके, जो मॉडिफाइड है, जेनेटिक मॉडिफाइड हम बना रहे हैं, अब उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि पेटेंट हम कैसे करें. ओके, कुछ बड़े बड़े देश जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाके देखते अरे ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, वो अपने कंट्री में जाके फिर पेटेंट करवा लेते हो. तो जो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो चीज़ वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, जो कि उनके यहाँ पे मतलब बरसों से चलते आ रहा था. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया पेटेंट वाला सीन का. देयर इज़ ग्रोइंग पब्लिक एंगर. देखो बहुत बड़ा सीन है तो पब्लिक तो गुस्सा होगी. दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, plant या तो other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of specific religion country. ओके, आपको पता है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री मोस्टली एग्रीकल्चर ही कंट्री होती है, तो हम यहाँ पे अलग अलग किस्म के प्लांट ग्रो करते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी के प्लांट या फूड्स ग्रो करते हैं. जैसे कि राइस हो गया, राइस इतना मतलब एशिया में इतना ग्रो होता है, हज़ारों साल पुराना एग्रीकल्चर हिस्ट्री है राइस का, कि इंडिया में ही 2 लाख वेराइटीज राइस मिलते हैं. ओके, तो अभी देखो आगे हम पढ़ते क्या हुआ सीन. राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री. देयर इज एन एस्टिमेटेड 2 lakhs वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया अलोन. कितना राइस का वेराइटी है? 2 लाख इंडिया में अलोन है. द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में किसका राइस का डाइवर्सिटी रिच है? इंडिया में. बासमती राइस जो एक यूनिक होता है अरोमा और फ्लेवर में, वो टोटल 27 वेराइटी इंडिया में ग्रो होता है. बासमती राइस के कितने वेराइटी ग्रो होते हैं? 27 वेराइटी. देयर इज़ रेफरेंस इन बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, फोल्क फेयर एंड पोइट्री. और यहाँ तक कि हमारे
जो हिस्ट्री बुक रहता है पुराने एंशियंट टेक्स्ट में या फॉल्कलोर में या तो पोइट्री में, उसमें भी बासमती राइस का जिक्र किया गया है। ओके। फिर एक 1997 में क्या होता है, एक अमेरिकन कंपनी है वो पेटेंट ले लेते हैं बासमती राइस का। ओके, थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। देखो, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ओके, जो कि बासमती राइस इंडिया में ग्रो हो रहा है, लेकिन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी उस पर पेटेंट ले लेता है, मतलब कि भाई ये मेरा है, मेरा खोज है। दिस अलाउ द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती, ओके, इन यूएस एंड अब्रॉड। तो उसके वजह से क्या होता है, वो कंपनी को बासमती का अलग वेराइटी या वो वेराइटी वो ग्रो करके बेच सकता है। अब उसने क्या कर दिया, द न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर वेराइटी। और यही न्यू वेराइटी किसने खोजा था, इंडिया में ये बरसों सालों से चलते आ रहा था। इंडियन बासमती अब जो कि इंडियन फार्मर ये ग्रो कर रहा है, तो इंडिया ही नहीं ग्रो कर सकता क्योंकि उस पर अमेरिका पेटेंट ले लिया है। ओके, इंडियन बासमती was crossed with semi dwarf varieties and claimed as an invention or novelty। मतलब उसने क्या किया, इंडियन का जो पौधा था राइस का वो लेके गया बासमती का, उसको सेमी डॉफ वेराइटी से क्रॉस कर दिया, तो छोटे छोटे उगने लगे, तो बोलने लगा ये मेरा इन्वेंशन है। ओके, द पेटेंट एक्सटेंड टू द फंक्शनल इक्विवेलेंट, इम्प्लीफाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड। मतलब कोई और बेच ही नहीं सकता वो बासमती राइस को। Several attempts have also been made to the patent uses product and processes based on the Indian traditional herbal medicine, जैसे कि टर्मरिक हो गया और नीम हो गया। सेम टर्मरिक और नीम हमारे इतिहास में लिखा गया है कि ये मेडिसिन वगैरह में यूज़ होता है, तो सेम अमेरिकन कंपनी आए, ऐसे ही जाके कॉपी कर लिए और अपना पेटेंट कर दिए। तो इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, मतलब ये करे कि ये हमारा है, इस पे हमारा राइट्स है, तो आप क्यों पेटेंट कर लिए, इस पे हमारा अभी बातचीत चल ही रहा है। ओके, इफ़ यू आर नॉट विलिगनेंट एंड वी डू नॉट इमीजिएटली काउंटर दिस पेटेंट एप्लीकेशन, अदर कंट्री इंडिविजुअल में इन कैश इन आवर रीच लेगेसी एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। अगर हम अभी ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे, हमारे पास इतना रिच सोर्सेस है, वो सब आके बाहर देश वाले या बाहर देश का एक बंदा आके पेटेंट करके हमारा ही खाना हमसे लेके जाएगा। समझे ये बात। अब आते हैं हम बायो पायरेसी पे। इज़ अ टर्म यूज टू रिफर टू द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कॉम्पेंसेटरी पेमेंट। आपको पता है पायरेसी तो पता ही होगा, मस्त मूवी लॉन्च हुआ यहाँ पे, हम पिकासो हो गया, टॉरेंट हो गया, उस पर देख लेते हैं। तो ऐसा सेम बायो पायरेसी भी होता है कि जो प्रोडक्ट मेरा है वो कोई और कंपनी उसका यूज़ कर रहा है और पैसे बना रहा है और मुझे बता भी नहीं रहा है और मुझे कोई कंपनसेशन भी नहीं दे रहा। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा धांधली चल रहा है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री रहता है वो फाइनेंशियली रिच होता है बट डाइवर्सिटी से थोड़ा सा कम होता है एंड ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं होता उनको। तो वो क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्री या तो अंडर डेवलप कंट्री में जाते हैं जहाँ पे रिच इन डाइवर्सिटी होता है और ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है बायो रिसोर्सेज का। तो पूरा क्या करते हैं, खुद से यूज़ करते हैं। ओके, और उनको थोड़ा भी मतलब कॉम्पनसेट नहीं देते, मतलब एक्सप्लॉइट कर देते। इन शॉर्ट बोले तो ये पूरा एक्सप्लॉइट कर देते हो कंट्री के रिसोर्सेज को और उनके नॉलेज को। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बायो पायरेसी। समझिए, देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge। और कुछ कंट्री इस पे लॉस वगैरह पुट करे कि आप आ रहे हो घूमने, घूमो, बट यहाँ पे आप रिसोर्सेस या नॉलेज लेके जाके पेटेंट वगैरह मतलब नहीं यूज़ कर सकते, आप ये सब खुद से नहीं कर सकते। इंडिया ने एक बिल पास किया है, इंडियन पार्लियामेंट्री हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। याद रखना, सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक्स सच इशू इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च डेवलप्ड इनिशिएटिव। ये चैप्टर समझा। अब ये चैप्टर के बाद कुछ समय के बाद सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का आ जाएगा। तब तक ले थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके।